क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आपका मन लगातार कुछ न कुछ सोचता रहता है, पर कोई भी सोच आपको शांति नहीं देती? भीड़ में होने पर भी अकेलापन सताता है और अकेले में दिमाग ऐसी बातें सोचने लगता है जो आपको थका देती है। सुबह उठते ही मोबाइल और रात को सोने से पहले भी मोबाइल। ऐसा लगता है मानो आपके मन को हर मिनट कुछ नया चाहिए, कोई उत्तेजना, कोई भटकाव या बस सच्चाई से दूर भागने का कोई रास्ता। और जब आपके मन को ये सब नहीं मिलता तो अंदर से एक बेचैनी उठती है, जैसे आप खुद से ही भागना चाहते हो। सच तो यह है कि आज हमारी सबसे बड़ी बीमारी कोई वायरस नहीं, बल्कि वे विषाक्त विचार हैं जो हर दिन हमारे भीतर पनप रहे हैं। हम अपनी ही सोच के जाल में फंस गए हैं। हर पछतावा, हर अपराध बोध, हर छोटी सी तुलना हमारी ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर रही है। कोई बात दिल से उतरती नहीं, कोई खुशी ठहरती नहीं, और हमारा मन हर छोटी बात पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे दिमाग को डिटॉक्स की जरूरत है, न कि शरीर या फोन को, बल्कि मन का डिटॉक्स। यही सच्चाई सैडमन हार्नेट की किताब डिटॉक्स योर माइंड सामने लाती है। ये किताब सिर्फ प्रेरणा नहीं देती, बल्कि ये सिखाती है कि आप कैसे अपने जहरीले विचारों को पहचान सकते हैं, उन्हें धीरे धीरे साफ कर सकते हैं और अपने मन को फिर से स्पष्ट, केंद्रित और शांत बना सकते हैं। इस चर्चा में हम इस किताब के 8 सबसे महत्वपूर्ण ओ को गहराई से समझेंगे। हर चैप्टर मानसिक संघर्ष के एक अलग पहलू का समाधान प्रदान करेगा। चाहे वो अधिक सोचना हो, अतीत का अपराध बोध हो, तुलना हो या आलोचना का डर हो, हर समस्या का इलाज मिलेगा। हर उदाहरण नया होगा, हर सुझाव व्यावहारिक होगा और हर बात आपके दिल और दिमाग को छू जाएगी। तो चलिए उस यात्रा की शुरुआत करते हैं जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, अपने मन को भीतर से शुद्ध करने की। चैप्टर 1, हर दिन अधिक सोचना। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आप लगातार कुछ न कुछ सोचते रहते हैं और वो विचार कभी रुकते ही नहीं? सुबह उठते ही आपका दिमाग दौड़ने लगता है। आज क्या करना है? कल क्या गलत हुआ था? लोग क्या सोचेंगे? आपका दिमाग दौड़ने के लिए भी प्रोत्साहन ढूंढता है और यही अधिक सोचना है। सैडमन हार्नेट इस चैप्टर में बताते हैं कि सोचने की ये अति मानसिक डिटॉक्स में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। जब आप अतीत के बारे में सोचते हैं तो अपराध बोध आता है, जब भविष्य के बारे में सोचते हैं तो डर आता है, और जब ये दोनों मिलते हैं तो वर्तमान की शांति खो जाती है। लेखक कहते हैं कि ज्यादा सोचना अक्सर उत्पादक लगता है, लेकिन यही तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आपको लगता है कि आप कोई बुद्धिमानी भरी चीज कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप एक ही जगह पर बार बार चक्कर काट रहे होते हैं। इसे समझना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अधिक सोचना चुपचाप आपकी जिंदगी के हर हिस्से को खराब कर रहा है। आप निर्णय नहीं ले पाते, आप कार्रवाई नहीं करते, और सबसे खतरनाक बात कि आप खुद से कट जाते हैं। यह आपको भ्रमित करता है, चिंतित करता है और आपको खुद पर भरोसा करना सीखने ही नहीं देता। ये इतना धीमा जहर है कि आपको पता भी नहीं चलता और आपकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और शांति गायब हो जाती है। निशा नाम की एक लड़की है। हर सुबह उठते ही वो सबसे पहले व्हाट्सएप खोलती है, फिर इंस्टाग्राम, और फिर उसके दिमाग में एक दौड़ शुरू हो जाती है। मेरे जैसी दिखने वाली लड़की तो इन्फ्लुएंसर बन गई, मैंने तो अब तक कुछ हासिल नहीं किया, क्या मैं पीछे रह गई हूं? दिन भर वो कुछ भी कर ले, ये विचार उसका पीछा नहीं छोड़ते। यहां तक कि जब वह सोती है उसके दिमाग में वही तुलना, वही अपराध बोध, वही सवाल चलते रहते हैं। यहां असली दुश्मन कोई और नहीं, उसका अपना दिमाग है, जो हर पल उसे उसकी ही कमियों की याद दिलाता रहता है। सैडमन हार्नेट कहते हैं, आपके विचार सच नहीं है, वे सिर्फ दिमाग का शोर है। इसका मतलब है कि जो आप सोचते हैं वो आपको एक नकली दुनिया में ले जाता है, जहां सब कुछ गलत लगता है और कुछ भी स्पष्ट नहीं होता। वे बताते हैं कि अधिक सोचना तब होता है जब दिमाग को भावनात्मक दर्द को संसाधित करने का तरीका नहीं आता, तो वो विश्लेषण का एक भ्रम पैदा करता है, जिससे लगता है कि आप नियंत्रण में हैं।
जबकि वास्तव में आप खो चुके होते हैं। किताब के अनुसार आपको क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। आपको हर भावना का विश्लेषण करना बंद कर देना चाहिए। मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? यह बार बार पूछने से भावना संसाधित नहीं होती, बल्कि उल्टी बढ़ती है। आपको हर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जीवन में हर चीज पर आपका नियंत्रण नहीं होता और नहीं होना चाहिए। आपको भटकाव से नहीं भागना चाहिए। सोशल मीडिया या लगातार व्यस्त रहना पलायन है, समाधान नहीं। इसके बजाय आपको हर रात माइंड डंप करना चाहिए। एक नोटबुक लेकर दिन भर के सारे विचार उसमें उतार दीजिए। कोई व्याकरण नहीं, कोई तर्क नहीं, बस लिखिए। इससे दिमाग हल्का होता है। दिन में सिर्फ 10 मिनट का सोचने का जोन रखें जहां आप सोच सकते हैं। उसके बाद सोचना बंद करके कार्रवाई करें। अपनी सेल्फ टॉक बदलें। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा की जगह कहें, मैं धीरे धीरे सुधार कर रहा हूं। साइलेंट वॉक की आदत डालें। हर दिन 10 मिनट बिना फोन के अकेले चलें। इससे दिमाग रीसेट होता है और स्पष्टता मिलती है। डिटॉक्स योर माइंड इस चैप्टर के माध्यम से हमें एक बहुत बड़ी बात समझाती है। अधिक सोचना कोई सुपर पावर नहीं है, ये एक जाल है। और जब तक आप इससे बाहर नहीं निकलते, आपको कोई स्पष्टता, कोई फोकस और कोई भावनात्मक शांति नहीं मिल सकती। ये चैप्टर एक तरह से मन को फिर से डिटॉक्स करने की शुरुआत है, जहां सबसे पहला कदम मन की आवाज से दूरी बनाना और दिल की आवाज सुनना होता है। चैप्टर 2, जब आपका मन शांत ना हो, क्या करें? क्या आपने कभी सोचा है कि आप थक तो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपका दिमाग चुप नहीं होता? आप अकेले बैठते हैं, लेकिन आपका मन अंदर ही अंदर कुछ बोलता रहता है, तू कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा, तेरे अंदर स्थिरता नहीं है, लोग तुझे गंभीरता से नहीं लेते। ये आवाजें बाहर नहीं आती, लेकिन यही सबसे ज्यादा नुकसान करती है। और यही असली मानसिक प्रदूषण है, जिससे डिटॉक्स योर माइंड किताब हमें बचने का तरीका बताती है। इस चैप्टर की शुरुआत एक सच्चाई से होती है। हर इंसान के दिमाग में एक आंतरिक आलोचक बैठा होता है, जो हमेशा कुछ न कुछ गलत बोलता रहता है। ये आवाज कभी प्रेरित नहीं करती, ये केवल आलोचना करती है, डराती है और आपको खुद पर संदेह करना सिखा देती है। लेखक बताते हैं कि ये आवाजें हमारी कंडीशनिंग से आती है। स्कूल, माता पिता, समाज से, जहां हमने बार बार सुना, परफेक्ट बनो, गलतियां मत करो, तुमसे नहीं होगा। धीरे धीरे वे आवाजें हमारे अंदर एक डिफॉल्ट साउंड ट्रैक बन जाती है और हम खुद को समझाने के बजाय खुद से लड़ते रहते हैं। इसे समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आपका मन ही आपके खिलाफ हो जाए, तो बाहरी दुनिया कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। आप खुद अपनी सबसे बड़ी बाधा बन जाते हैं। यह आपकी ऊर्जा को खा जाता है, प्रेरणा को मार देता है और सबसे खतरनाक बात, वो आपको खुद पर विश्वास करना सीखने ही नहीं देता। आंतरिक शोर वो अदृश्य दुश्मन है जो आपको हर दिन नीचे गिराता है, बिना किसी दिखावे के। मिलिए आयान से, जो हर चीज में परफेक्ट बनना चाहता था। जब वह जिम गया तो शरीर देखकर बोला, मैं कभी फिट नहीं बन पाऊंगा। जब उसने पब्लिक स्पीकिंग का अभ्यास किया तो उसका मन बोला, तू मजाक बनेगा। और जब उसने YouTube पर पहला वीडियो बनाया तो खुद ही कहा, किसी को क्या फर्क पड़ेगा। उसका दिमाग उसे कभी आगे बढ़ने ही नहीं देता, क्योंकि उसकी सोच आत्मसंदेह और आलोचना से बनी हुई थी। यही कहानी हजारों लोगों की है, जो दिखने में आत्मविश्वासी होते हैं, लेकिन अंदर से टूटे होते हैं। सैडमन हार्नेट कहते हैं, आपका मन एक कहानी सुनाने वाला है, सच्चाई बताने वाला नहीं। इसका मतलब है कि जो कुछ भी आप अंदर सुनते हैं, वह सच नहीं होता। वो सिर्फ एक पुरानी कैसेट है जो दोहराई जा रही है। लेखक बताते हैं कि आंतरिक शोर एक आदत का पैटर्न है, और इसे शांत करने के लिए आपको सोच के खिलाफ सोचना नहीं, बल्कि सोच को बिना प्रतिक्रिया दिए ऑब्जर्व करना सीखना है। किताब के अनुसार आपको क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। आपको हर नकारात्मक विचार से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, पूछना बंद कर दे।
हर विचार को ठीक करना जरूरी नहीं होता। आपको मन को जबरदस्ती शांत कराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जितना आप रोकेंगे उतना ही दिमाग भागेगा। इसके बजाय आपको हर दिन 5 मिनट चुपचाप बैठना चाहिए। कोई संगीत नहीं, कोई भटकाव नहीं। बस मन जो सोच रहा है उसे ऐसे ऑब्जर्व करें जैसे कोई फिल्म चल रही हो। धीरे धीरे मन खुद ही शांत होने लगता है। अपनी नकारात्मक आवाज को एक नाम दे। अपने आंतरिक आलोचक को कोई नाम दे, जैसे बूढ़ा जज। और जब वह बोले तो आंतरिक रूप से कहें, साझा करने के लिए धन्यवाद जज, अब शांत रहो। प्यार भरी आत्मचर्चा की आदत डाले। जब मन कहे तुम बेकार हो, आप बोले मैं प्रगति कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं। रात में ऑडियो डिटॉक्स करें। सोने से पहले सकारात्मक प्रतिज्ञान या शांत करने वाला संगीत सुने। इससे अवचेतन मन रिवायर होता है। डिटॉक्स योर माइंड ये सिखाती है कि जब आप मन की आवाज को ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं, तब आपका मन आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ काम करने लगता है। और यही मानसिक स्वतंत्रता की असली शुरुआत होती है। चैप्टर 3, क्या आप अतीत के कैदी हैं? इस चैप्टर की शुरुआत एक कड़वी सच्चाई से होती है। कई लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पैरों में उनके ही बीते हुए कल की जंजीरें बंधी होती हैं। वे पल जो गुजर चुके हैं, वे गलतियां जो अब सुधारी नहीं जा सकती, वो पछतावा, अगर मैंने वो गलती न की होती तो आज मेरी जिंदगी अलग होती। क्यों मैंने उस इंसान को जाने दिया? और यही भावनात्मक बोझ हमें हर दिन धीमा करता है। चाहे आप आज कितनी भी मेहनत करें, अगर बीते हुए कल का अपराध बोध साथ है तो आपका मन कभी मुक्त नहीं हो सकता। लेखक बताते हैं कि जो लोग अपराध बोध, शर्म या पछतावे में जीते हैं, उनका मन हमेशा दो तरफ खिंचा रहता है। एक तरफ वर्तमान, दूसरी तरफ अतीत। इसका सीधा असर आत्ममूल्य, रिश्तों, एकाग्रता और ऊर्जा पर पड़ता है। आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन दिमाग कहता है तुम पहले भी असफल हुए हो, तुम उस समय सही निर्णय नहीं ले पाए, तुम दूसरों को चोट पहुंचा चुके हो। और फिर हम अनजाने में खुद को दंडित करने लगते हैं। आत्मविनाश, टालमटोल या विषाक्त पैटर्न में फंसकर। अंजलि एक स्मार्ट और प्रतिभाशाली लड़की थी, लेकिन उसने एक समय में अपनी सबसे अच्छी दोस्त का विश्वास तोड़ दिया था। अब जब भी वह किसी नए रिश्ते में जाती तो उसका मन कहता, तुम भरोसे के लायक नहीं हो, तुम फिर किसी को चोट पहुंचाओगी। वो बार बार पिछली गलतियों को याद करती और खुद को मौका देने से पहले ही पीछे हट जाती। धीरे धीरे उसका आत्ममूल्य खत्म होने लगा, क्योंकि उसने खुद को माफ करना सीखा ही नहीं था। सैडमन हार्नेट इस चैप्टर में कहते हैं, आप अपना अतीत नहीं ढोते, आप उसकी व्याख्या को अपने साथ रखते हैं। इसका मतलब है कि बीता हुआ कल आपको आज तक रोक नहीं सकता, लेकिन आपके मन का उसे देखने का तरीका आपको जरूर रोक सकता है। लेखक बताते हैं कि अपराधबोध और पछतावा वो जहर है जो धीरे धीरे आपके अंदर से आत्मविश्वास और खुशी को मारते हैं। और जब तक आप इस भावनात्मक जहर को बाहर नहीं निकालते, आप कभी स्पष्टता और शांति महसूस नहीं कर सकते। किताब के अनुसार आपको क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। आपको अपने अतीत को बार बार दोहराना नहीं चाहिए। मन को रिवाइंड बटन से ब्रेक दे। खुद को दंडित करना बंद करें। बार बार नकारात्मक विचारों से खुद को मारना बंद करें। पछतावे को अपनी पहचान न बनाएं। मैं वही इंसान हूं जिसने ये किया था, ये लेबल उतार कह के। इसके बजाय लिखो और छोड़ो, अनुष्ठान करें। अपने अपराधबोध या पछतावे को एक कागज पर लिखें, फिर उसे जला दें या फाड़ दें। यह प्रतीकात्मक कार्य मन को समापन का एहसास देता है। आंतरिक क्षमा तकनीक का उपयोग करें। आईने में देखें और खुद से कहें, हाँ मुझसे गलती हुई थी, लेकिन मैं माफ करने लायक हूं। मैं अब वो इंसान नहीं रहा जो वो गलती करता था। एक क्षमा जर्नल बनाएं। हर दिन एक पंक्ति लिखें, मैं खुद को माफ करता हूं।
ताकि मैं खुद को आज एक नई शुरुआत दे सकूं। सचेत प्रतिज्ञान का अभ्यास करें। जैसे जो मेरे बस में नहीं उसे मैं छोड़ देता हूं और अब मैं शांति को चुनता हूं। डिटॉक्स योर माइंड इस चैप्टर के माध्यम से हमें एक शक्तिशाली संदेश देती है। जो बीत गया है वो वापस नहीं आएगा, लेकिन आप अपने अर्थ को बदल सकते हैं। अतीत आपकी कहानी का हिस्सा है, आपकी पूरी पहचान नहीं। अगर आप आज भी अपराध बोध में जी रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे इंसान हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अब बदल चुके हैं। और जब आप उस अपराध बोध को छोड़ देते हैं तो आपका मन एक नई स्पष्टता और स्वतंत्रता की ओर बढ़ने लगता है। चैप्टर 4 लोग क्या सोचेंगे, डरना बंद करो। इस चैप्टर में एक ऐसे डर को सामने लाया गया है जिसे ज्यादातर लोग स्वीकार भी नहीं करते। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? यही एक सवाल हर दिन हमारे निर्णयों को नियंत्रित करता है। आप कुछ अलग करना चाहते हैं, लेकिन डर लगता है कि कोई मजाक ना बना दे। आप सोचते हैं लोग क्या सोचेंगे। ये डर धीरे धीरे आपका असली आप छीन लेता है। आप लोगों को खुश करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद को क्या चाहिए यही भूल जाते हैं। इसे समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप हर निर्णय दूसरों की स्वीकृति से लेने लगते हैं तो आप अपनी शक्ति किसी और को सौंप देते हैं। निर्णय के डर और लोगों को खुश करने की आदत के कारण आप साहसी कदम नहीं उठा पाते, आप अपनी सीमाएं निर्धारित नहीं कर पाते और आप धीरे धीरे खुद को खो देते हैं। तो याद रखिए, ये काम आपका है ही नहीं। रितेश एक अंतर्मुखी लड़का था जो कभी किसी को ना नहीं कहता था। क्लास में कोई असाइनमेंट करना होता तो लोग उसी से कहते। दोस्त पार्टी करना चाहते, वह भी जाता, भले ही उसका मन ना हो। परिवार भी उसे एक आदर्श बेटा मानता जो कभी किसी से उलझता नहीं। धीरे धीरे वो खुद से कटने लगा। उसे नहीं पता था कि उसे किसे पसंद करना है, क्या करना चाहता है। उसकी पहचान लोगों की उम्मीदों में घुल गई थी। सैडमन हार्नेट इस चैप्टर में कहते हैं, आप लोगों के सोचने में नहीं रहते, इसलिए उनकी राय के हिसाब से जीना बंद करो। इसका मतलब है कि आप किसी और के दिमाग में नहीं रहते, तो फिर उनकी सोच से अपनी जिंदगी क्यों चला रहे हैं? लेखक बताते हैं कि निर्णय का डर सिर्फ एक भ्रम है। लोग आपके बारे में उतना नहीं सोचते जितना आप सोचते हैं, और अगर वे सोचते भी हैं तो क्या आप उन्हें अपनी स्वतंत्रता से बड़ा बना देंगे? किताब के अनुसार आपको क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। आपको हर निर्णय दूसरों की नजर से नहीं देखना चाहिए। क्या वे मुझे जज करेंगे? ये सवाल पूछना बंद करें। आपको हर किसी को नहीं कहना चाहिए। हर जो आप मजबूरी में कहते हैं वो खुद के लिए एक ना होता है। इसके बजाय ना कहने का अभ्यास करें। हर दिन एक छोटा ना बोले, बिना अपराध बोध के, जैसे आज मैं आराम करना चाहता हूं इसलिए बाहर नहीं जाऊंगा। अपने मूल्य निर्धारित करें। 3 चीजें लिखें जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अब जो भी फैसला ले, देखें कि क्या वह इनसे मेल खाता है या नहीं। 5-5-5 नियम का उपयोग करें। जो लोग अभी आपको जज कर रहे हैं, क्या उनकी राय 5 दिन, 5 घंटे, 5 मिनट या 5 महीने या 5 साल बाद मायने रखेगी? आईने के सामने खड़े होकर प्रतिज्ञान करें, मुझे स्वीकृति की जरूरत नहीं है, मैं खुद को अपनी सच्चाई के लिए स्वीकार करता हूं। डिटॉक्स योर माइंड इस चैप्टर में हमें एक असहज सच्चाई बताती है। हम जो भी निर्णय ले रहे हैं वो वास्तव में हमारा है या सिर्फ सामाजिक स्वीकृति के लिए है। जब आप हर बार खुद को लोगों की नजर में परफेक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं तो आप एक नकली जीवन जीने लगते हैं, और ये सबसे बड़ा मानसिक बोझ बन जाता है। इस किताब का संदेश साफ है। अगर आप अपनी जिंदगी से भावनात्मक थकावट हटाना चाहते हैं तो लोगों की नजरों से खुद को आजाद कीजिए, क्योंकि जो लोग आपको जज कर रहे हैं वे खुद अपनी जिंदगी में खोए हुए हैं। आपका काम है खुद को सच के साथ स्वीकार करना, न कि सबको खुश करना। चैप्टर 5 बर्नआउट महसूस कर रहे हैं, अपने मन को रिचार्ज करें।
इस चैप्टर में लेखक उस अदृश्य थकावट की बात करते हैं जो हमारे शरीर से नहीं बल्कि हमारे दिमाग से आती है। जब आप दिन भर काम करते हैं पर फिर भी लगता है कि आपने कुछ खास नहीं किया, जब सुबह उठते ही भारीपन लगता है और हर चीज बोझ जैसी महसूस होती है, तो ये केवल शारीरिक थकावट नहीं बल्कि मानसिक बर्नआउट होता है। ये बर्नआउट हमें धीरे धीरे अंदर से खोखला करता है, जहां प्रेरणा मर जाती है और मन हर चीज से भागना चाहता है। इसे समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि लोग मानसिक बर्नआउट को गंभीरता से नहीं लेते। हर कोई बस कहता है थोड़ा सो लो, ठीक हो जाएगा। पर सच्चाई ये है कि सोने से मानसिक पुनर्निर्माण नहीं होता। जब मन हर वक्त काम, तनाव, नोटिफिकेशंस, लक्ष्यों और तुलना में उलझा होता है, तो वो रिचार्ज नहीं होता, केवल और ज्यादा थकता है। लेखक कहते हैं हमारा मस्तिष्क एक बैटरी की तरह है। अगर हम उसे चार्ज होने का समय नहीं देंगे तो वो केवल प्रतिक्रिया करेगा, कुछ नया नहीं बनाएगा। सिमन 24 साल की एक महत्वाकांक्षी, मेहनती और अनुशासित लड़की थी। वो हर दिन चेकलिस्ट बनाती, लक्ष्य निर्धारित करती और हर काम समय पर पूरा करने की कोशिश करती। लेकिन एक दिन वह टूट गई। न उसे किसी चीज में रुचि थी, न कोई उपलब्धि उसे खुश कर पा रही थी। उसे लगा कि वो हार गई है, जबकि वो रोज जीतने की कोशिश कर रही थी। असल में वो बर्नआउट हो चुकी थी। उसका शरीर सक्रिय था, पर उसका दिमाग खो गया था। सैडमन हार्नेट कहते हैं आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको बस बेहतर तरीके से रुकना सीखना है। इसका मतलब है कि समाधान उत्पादकता नहीं है, बल्कि जानबूझकर रुकना है। लेखक बताते हैं कि हमारे मन को भी गहरी आराम की जरूरत होती है। ऐसा आराम जिसमें कोई स्क्रीन न हो, कोई उम्मीद न हो, बस शुद्ध उपस्थिति हो। मानसिक बर्नआउट तब होता है जब आप खुद को रोकना भूल जाते हैं। किताब के अनुसार आपको क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। आपको व्यस्त रहने को उपलब्धि नहीं समझना चाहिए। हर वक्त कुछ करते रहना ही प्रगति नहीं होता। आपको ब्रेक लेने को अपराध बोध नहीं समझना चाहिए। आराम का मतलब आलस्य नहीं होता, वो मस्तिष्क का ईंधन होता है। आपको सोशल मीडिया को विश्राम नहीं मानना चाहिए। स्क्रोलिंग आपको आराम नहीं देती, वो और ज्यादा मानसिक शोर पैदा करती है। इसके बजाय आपको प्रतिदिन डिजिटल मुक्त विराम लेना चाहिए। हर दिन कम से कम 30 मिनट का समय सिर्फ खुद के साथ बिताएं। बिना फोन, बिना संगीत, बिना किसी उत्तेजना के बस सांस ले और होने का एहसास करें। एक नथिंग आवर बनाएं। दिन का एक निश्चित समय ऐसा रखें जहां आपको कुछ भी हासिल नहीं करना। बस स्वतंत्र रूप से सोचें, चलें या प्रकृति देखें। मन अपने आप तरोताजा हो जाता है। माइंडफुल ट्रांजिशंस अपनाएं। एक काम से दूसरे काम पर कूदे नहीं। 2 मिनट का विराम ले, गहरी सांस ले और फिर अगले कार्य पर जाए। रात में एक जर्नल लिखना शुरू करें। रात में 3 सवाल लिखें। आज मुझे सबसे ज्यादा ऊर्जा कहां खर्च हुई? क्या मैंने आज खुद को विराम देने का समय दिया? क्या मैं आज खुद के साथ सौम्य था? डिटॉक्स योर माइंड इस चैप्टर के माध्यम से एक महत्वपूर्ण रिमाइंडर देती है। काम करने की भूख ठीक है, लेकिन खुद से जुड़ने की भूख उससे भी ज्यादा जरूरी है। बर्नआउट तब आता है जब आप केवल परिणामों का पीछा करते हैं, ये समझे बिना कि आपका मानसिक स्वास्थ्य ही आपकी असली संपत्ति है। लेखक हमें सिखाते हैं कि रिचार्ज करने का मतलब सिर्फ आराम करना नहीं, बल्कि एक ऐसा विराम लेना है जहां मन फिर से स्पष्टता, रचनात्मकता और जुड़ाव महसूस कर सके। अगर आप रोज बर्नआउट महसूस करते हैं तो शायद आपको और करने की नहीं, बल्कि थोड़ा रुककर खुद से मिलने की जरूरत है। चैप्टर 6, जब गुस्सा हावी हो, इसे तुरंत नियंत्रित करें। इस चैप्टर में लेखक उस गुस्से की आग की बात करते हैं जो बिना चेतावनी के भड़क उठती है और बाद में सिर्फ पछतावा छोड़ जाती है। कभी कभी छोटी सी बात हमें इतना ट्रिगर कर देती है कि हम खुद को पहचान नहीं पाते। आवाज ऊंची हो जाती है, चेहरा लाल और दिल तेज धड़कता है। पर सच्चाई यह है कि वो गुस्सा सिर्फ उस पल की बात नहीं होती,
बल्कि सालों के अनसुलझे भावनाओं और दिमाग के अंदर जमा हुई प्रतिक्रियात्मक ऊर्जा होती है। लेखक बताते हैं कि अनियंत्रित गुस्सा एक मानसिक जहर है जो हमें न केवल दूसरों से दूर करता है बल्कि खुद से भी अलग कर देता है। इसे समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि अनियंत्रित गुस्सा आपके जीवन को दो हिस्सों में बांट सकता है, पछतावा और अकेलापन। अगर गुस्सा आपके निर्णयों, रिश्तों और सोचने की ताकत को नियंत्रित करने लगे तो आप सिर्फ बाहर नहीं बल्कि अंदर से भी हारने लगते हैं। गुस्सा सबसे खतरनाक तब बनता है जब आप उसे सामान्य समझने लगते हैं। हर्षित 27 साल का एक लड़का था जो खुद को शॉर्ट टेम्पर्ड कहकर सही ठहराता था। छोटा सा ट्रैफिक, किसी की आवाज का लहजा या कोई असहमति और वो भड़क उठता। उसे लगता था कि वो मजबूत है, सीधा साधा है, स्पष्टवादी है। पर धीरे धीरे उसके दोस्त, रिश्तेदार और यहां तक कि उसकी नौकरी भी उससे दूर होने लगी। असल में वो मजबूत नहीं था, वो भावनात्मक रूप से अनियंत्रित था। जब वह थेरेपी में गया तो उसे पहली बार पता चला कि उसका गुस्सा उसके दर्द, अतीत की अस्वीकृति और भावनात्मक स्पष्टता की कमी से आता था। सैडमन हार्नेट इस चैप्टर में कहते हैं, गुस्सा ताकत नहीं होता, ये एक संकेत होता है। इसे ध्यान से सुनो। गुस्सा गलत नहीं है, पर उसे अनसुना करना और उसे प्रतिक्रिया करने देना, यही आपको कमजोर बनाता है। लेखक बताते हैं कि गुस्से को प्रबंधित करने के लिए यह जरूरी है कि आप प्रतिक्रिया से पहले जागरूकता लाएं। जब आप ट्रिगर्स को पहचानना शुरू करते हैं तो आप उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए नियंत्रित कर सकते हैं। किताब के अनुसार आपको क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। आपको गुस्से को दबाना नहीं चाहिए, यह सोचकर कि आप मजबूत बन रहे हैं। दबा हुआ गुस्सा बाद में कहीं और ज्यादा जहरीला बनकर बाहर आता है। आपको इसे सही नहीं ठहराना चाहिए, मैं ऐसा ही हूं। यह रवैया आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। गुस्से को कार्रवाई का बहाना मत बनाइए। दूसरों को चोट पहुंचाकर शक्ति महसूस करना एक भ्रम है। इसके बजाय गुस्से को दबाए नहीं, उसे स्वस्थ तरीके से बाहर निकालें। टहले, पुशअप्स करें या जोर से सांस छोड़े, ऊर्जा बाहर आएगी। सहानुभूति का अभ्यास करें। खुद को उस इंसान की जगह पर रखें जिससे आप नाराज हुए। इससे आपका मन प्रतिक्रिया करने के बजाय समझने की कोशिश करेगा। 3 सेकंड पॉज नियम का उपयोग करें। जब गुस्सा आए तो 3 सेकंड रुके, गहरी सांस लें और पूछें, क्या यह स्थिति मेरी प्रतिक्रिया के लायक है? अक्सर जवाब नहीं होता है। इस चैप्टर में डिटॉक्स योर माइंड हमें सिखाती है कि गुस्सा एक चेतावनी है, न कि हथियार। ये किताब हमें बताती है कि गुस्से को दबाना समाधान नहीं है, उसे समझना, स्वीकार करना और सही दिशा देना ही असली ताकत है। जब आप अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर लेते हैं तो आप सिर्फ बाहरी दुनिया पर नहीं, अपनी आंतरिक दुनिया पर भी राज करने लगते हैं। और जब मन डिटॉक्स होता है तो उस पर कोई भावना हावी नहीं होती। चैप्टर 7, हमेशा खुद की तुलना। आजाद हो जाओ। इस चैप्टर में लेखक एक ऐसी अदृश्य बीमारी की बात करते हैं जो बाहर से दिखती नहीं पर अंदर से हमें खोखला कर देती है। आत्मतुलना। हर बार जब आप इंस्टाग्राम खोलते हैं और किसी को विलासिता में देखकर आह भरते हैं, या जब कोई दोस्त आपसे ज्यादा हासिल करता है और आपके मन में हल्की जलन होती है, तो ये केवल ईर्ष्या नहीं होती, ये कम आत्ममूल्य का संकेत होता है। लेखक समझाते हैं कि तुलना का दिमाग पर वही असर होता है जैसे लगातार किसी जहर की हल्की खुराक देना। धीरे धीरे आत्मविश्वास और आंतरिक शांति दोनों खत्म हो जाते हैं। इसे समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप दूसरों की जिंदगी से अपनी जिंदगी की तुलना करते हैं तो आप अपनी यात्रा का सम्मान खो देते हैं। आप किसी और के हाईलाइट रील को अपनी वास्तविकता से तुलना कर रहे होते हैं और फिर खुद को कम समझने लगते हैं। ये मानसिकता आपको कभी संतुष्ट नहीं होने देगी, चाहे आप कितना भी हासिल क्यों न कर ले। प्रियंका 25 साल की एक लड़की थी जिसके पास अच्छी नौकरी, प्यार करने वाला परिवार और एक सम्मानजनक जीवन शैली थी। लेकिन वह दिन में कई बार सोशल मीडिया देखती थी और हर बार किसी की यूरोप यात्रा,
किसी की सगाई, किसी की पदोन्नति देखकर वो खुद से नफरत करने लगती थी। वो सोचती, मैं भी उतनी स्मार्ट क्यों नहीं हूं, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। धीरे धीरे वो चिंतित रहने लगी, उदास महसूस करने लगी। हालांकि उसकी जिंदगी में कुछ भी गलत नहीं था, गलत थी उसकी धारणा। सैडमन हार्नेट इस आदत को खुशी का चोर कहते हैं। वे लिखते हैं, तुलना तुम्हें ये नहीं दिखाती कि तुम्हारी जिंदगी में क्या कमी है, बल्कि ये तुम्हें उस सब से अंधा कर देती है जो पहले से तुम्हारे पास है। लेखक बताते हैं कि जब आप बार बार खुद को दूसरों से कम समझने लगते हैं तो आप अपनी पहचान खो देते हैं और दूसरों की स्वीकृति में जीने लगते हैं। किताब के अनुसार आपको क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। आपको सोशल मीडिया को पूर्ण सत्य नहीं मानना चाहिए। लोग वहां सिर्फ अपने सबसे अच्छे पल दिखाते हैं, न कि वास्तविकता। आपको अपनी जरूरतों को समझे बिना उपलब्धियों की दौड़ में खुद को धकेलना नहीं चाहिए। हर किसी की यात्रा, समय सीमा और सफलता का अर्थ अलग होता है। वो मुझसे आगे है जैसे जहरीले विचारों में खुद को नहीं जलाना चाहिए। ये तुलना आपको ईर्ष्यालु बना देगी, प्रेरित नहीं। इसके बजाय प्रतिदिन कृतज्ञता का अभ्यास करें। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे मन स्वाभाविक रूप से बहुतायत पर ध्यान केंद्रित करेगा, न कि कमी पर। डिजिटल सीमाएं निर्धारित करें। सोशल मीडिया के लिए एक निश्चित समय रखें और स्क्रॉल की सीमा भी। अपनी आत्म परिभाषा बनाएं। खुद से पूछें, मैं कौन हूं और मुझे क्या चाहिए। जब स्पष्टता आएगी तो तुलना अपने आप फीकी पड़ जाएगी। अपनी प्रगति को ट्रैक करें। अपनी छोटी छोटी जीतों को एक नोटबुक में लिखें। इससे आपको एहसास होगा कि आप भी आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या इन विचारों ने आपके मन में कुछ नया जगाया है? क्या आप अपने मन को डिटॉक्स करने के लिए तैयार हैं? याद रखें, यह सिर्फ एक किताब के बारे में नहीं है, बल्कि यह आपके अपने भीतर की यात्रा है, जहां आप अपने विचारों के कैदी बनने के बजाय अपने मन के मालिक बनते हैं। डिटॉक्स योर माइंड हमें सिखाती है कि सच्ची शांति और स्पष्टता हमारे अंदर ही है। बस हमें उसे खोजने और साफ करने की जरूरत है। आज से ही इस यात्रा की शुरुआत करें, क्योंकि आपका मन इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।